उन क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि हमें आंसर्स कौन से देने हैं। आपको कोई भी ट्रांजैक्शन दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का या इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का क्या इफेक्ट आने वाला है फॉरेन एक्सचेंज रेट पर। दो बातें बताऊंगी, उसे बहुत अच्छे से समझिएगा। तो यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तो मैम हमने कर लिया है, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से गो थ्रू करा है, लेकिन हमें इसके हॉट क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं। तो बेटा अगर ऐसा है देन डोंट वरी, इस वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ द यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12th ग्रूमिंग एजुकेशन। तो इस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस of the unit balance of payments, that is BOP। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे हॉट क्वेश्चंस ऑफ BOP। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ये जो BOP की यूनिट है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये आपके CBSE बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स की आने वाली है। ठीक है, 6 मार्क्स की ये यूनिट आएगी। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं, 2 टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं जो हम यहाँ इस वीडियो में अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया 2 टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। मैं इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड कर रही हूँ, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 को मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी। बेसिकली मैं आपको पहले ओवरव्यू दे रही हूँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस BOP यूनिट से कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो टाइप 1 में है रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस in BOP account। बेसिकली टाइप 1 में क्या होता है, इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप इस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे BOP अकाउंट में। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ऑफ मशीनरी है, इंपोर्ट ऑफ कंप्यूटर्स है, बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, इसे हम कैसे रिकॉर्ड करने वाले हैं BOP अकाउंट में। ठीक है, एक तो ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, या क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आ जाता है कि बताइए आप कौन से सब अकाउंट ऑफ BOP में इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हैं। लाइक इंपोर्ट ऑफ मशीनरी है या बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट है। ठीक है, आप इसको कौन से सब अकाउंट ऑफ BOP में रिकॉर्ड करने वाले हैं और कौन सी साइड ऑफ BOP अकाउंट में आप इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो इस टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टाइप 1 में। अब टाइप 2 की बात करते हैं बेटा। टाइप 2 में है क्वेश्चंस रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसे हम फॉरेक्स रेट भी बोल सकते हैं, रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, आपको कोई भी ट्रांजैक्शन दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का या इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का क्या इफेक्ट आने वाला है फॉरेन एक्सचेंज रेट पर। इफेक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स रेट, एंड वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी पर क्या इफेक्ट आएगा। वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी दैट इज रुपीज, इस पर क्या इफेक्ट आने वाला है। मतलब आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड इंक्रीजेस। अब इसका इफेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या होगा। मोर ओवर जो इंडियन करेंसी है यानी कि रुपी है, इंडियन करेंसी का एप्रिसिएशन होगा इस वजह से या फिर डेप्रिसिएशन होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे इसमें कि जिसमें आपसे फॉरेन एक्सचेंज रेट पर इफेक्ट एंड वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, उसके बारे में पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडियंस आर गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज, है ना, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट पर एंड वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी पर। तो यहां तक तो बच्चे बात हुई ओवरव्यू ऑफ द क्वेश्चंस की, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो BOP यूनिट में से पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम उन क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि हमें आंसर्स कौन से देने हैं। तो अब यहां पर असली डिस्कशन स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहला ये क्वेश्चन हमारे सामने है, पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर मैं आपको इसका आंसर समझाऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर विल यू रिकॉर्ड
द फॉलोइंग इन बीओपी अकाउंट। आपको कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दी गई हैं तो आप इन्हें कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, या क्वेश्चन कुछ इस तरीके का पूछा जा सकता है, इन विच सब अकाउंट। सब अकाउंट मतलब जैसे कि हम जानते हैं बेटा बीओपी इज डिवाइडेड इनटू टू सब अकाउंट्स, बीओपी कैपिटल अकाउंट एंड बीओपी करंट अकाउंट। तो आपसे पूछ रहे हैं इन विच सब अकाउंट, यानी कि बीओपी कैपिटल अकाउंट या बीओपी करंट अकाउंट, एंड ऑन विच साइड। बीओपी के जैसे बेटा दो सब अकाउंट है, ऐसे दो साइड्स भी हैं, एक है डेबिट साइड, एक है क्रेडिट साइड। जैसे कि आपको पता होगा कि हर एक अकाउंट की दो साइड्स होती है, इन द सेम वे बीओपी भी तो एक अकाउंट है, तो इसकी भी दो साइड्स हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि बताइए कि कौन सी साइड पर, यानी कि डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड। ये नीचे दी गई आइटम्स कैसे रिकॉर्ड की जाएंगी, तो चलिए देखते हैं कौन सी आइटम है। सबसे पहले है हमारे पास इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। अब इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है, दो बातें बताऊंगी, उसे बहुत अच्छे से समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि बीओपी अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू सब अकाउंट्स। एक है बेटा बीओपी कैपिटल अकाउंट और दूसरा है बीओपी करंट अकाउंट। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं बेटा बीओपी अकाउंट में हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, राइट। अब बीओपी कैपिटल अकाउंट में वो वाली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं जिससे हमारी डोमेस्टिक कंट्री की, यानी कि इंडिया की, या तो लाइबिलिटीज अफेक्ट हो रही हो, यानी कि या तो लाइबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, या फिर एसेट्स ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री, यानी कि इंडिया के एसेट्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हो। ठीक है, तो बीओपी कैपिटल अकाउंट में हम कौन सी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो वाली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस that affect the assets and liabilities of domestic country. Okay, एंड बीओपी करंट अकाउंट में वो वाली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री की एसेट या लाइबिलिटीज को अफेक्ट नहीं कर रही हैं। मतलब ये वो वाली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है जिससे कि हमारी एसेट्स या लाइबिलिटीज ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री में कोई चेंज नहीं आने वाला है। मतलब हमारी एसेट्स ऑफ द कंट्री एंड हमारी लाइबिलिटीज ऑफ द कंट्री विल रिमेन सेम। ठीक है, तो बीओपी करंट अकाउंट में वो वाली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं दैट डू नॉट अफेक्ट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। आई होप गाइज आपको यहां तक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे नोट्स भी बना लीजिए, नोट्स बनाएंगे साथ साथ तो और अच्छे से क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट की। तो चलिए ये तो हो गए दो सब अकाउंट्स के बारे में, और हमें पता भी लग गया कि कौन सी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हमें बीओपी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है, कौन सी बीओपी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। अब हम बात करेंगे बीओपी अकाउंट के दो साइड्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा बीओपी अकाउंट की दो साइड्स हैं, एक है डेबिट साइड, एक है क्रेडिट साइड। ओके, देखिए डेबिट साइड पे हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वजह से आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का फ्रॉम अवर कंट्री, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री से बाहर जाता है। मतलब जब इंडियंस को पेमेंट करनी होती है उस केस में हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल जब हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं या सर्विस रिसीव कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री से, तो हम इंडियंस को क्या करनी होगी, पेमेंट करनी होगी। और जैसे ही हम पेमेंट करेंगे बेटा आउटफ्लो हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का फ्रॉम अवर कंट्री। तो इस टाइप की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को जिससे आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का फ्रॉम द कंट्री, तो हम उसे डेबिट साइड पर
रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और ऐसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जिससे फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आता है, मतलब इंडियंस को इनकम रिसीव होती है जिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से, उनको रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड पर। जैसे हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया गुड्स का, या हम लोगों ने सर्विसेज रेंडर की किसी फॉरेनर को, तो वो फॉरेनर हम इंडियंस को क्या देगी, इनकम देगी, पैसे देंगे, है ना। तो इससे क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री के अंदर आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का हमारी कंट्री में। तो ऐसी जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है जिनकी वजह से इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का हमारी कंट्री में, तो उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है, इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स। तो आई होप गाइस आपको यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि कौन से सब अकाउंट ऑफ बीओपी में रिकॉर्ड करेंगे हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को, और साथ में कौन से साइट पर रिकॉर्ड करेंगे। तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है ना कि बताइए इंपोर्ट ऑफ मशीनरी को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे बीओपी अकाउंट में, तो दो चीजें आपको बतानी है। नंबर वन, आपको यह बताना है कि कौन से सब अकाउंट ऑफ बीओपी में आप उसे रिकॉर्ड करने वाले हैं, मतलब आप उसे रिकॉर्ड करेंगे बीओपी कैपिटल अकाउंट में या फिर बीओपी करंट अकाउंट में। नंबर टू, आपने उसे कौन से साइड ऑफ बीओपी अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, क्या आप उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे या आप उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से बतानी है, तभी आपको क्वेश्चन में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए, नाउ वी आर बैक टू अवर क्वेश्चन, दैट इज इंपोर्ट ऑफ मशीनरी को हम बीओपी अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, सबसे पहले इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। देखिए, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैप्टर करते हैं ना, तो ये जो मशीनरी इंपोर्ट की गई है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये मशीनरी इंपोर्ट करी है डीलर ऑफ मशीन्स ने, ठीक है, यानी कि वो पर्सन ने जो मशीनरी में बिजनेस करता है। तो इसीलिए ये जो मशीनरी है यहाँ पर एसेट नहीं है, इट्स अ सिंपल गुड, ठीक है। ये क्या है, गुड है जिसमें बिजनेस किया जा रहा है, और जो ट्रेडर है वही मशीनरी को क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो इंपोर्ट ऑफ मशीनरी से गाइस कोई भी डोमेस्टिक कंट्री की ना तो एसेट्स अफेक्ट होंगी ना लाइबिलिटीज अफेक्ट होंगी, इसीलिए इंपोर्ट ऑफ मशीनरी को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, बीओपी करंट अकाउंट में। तो यहां पर मैंने आंसर का फर्स्ट पॉइंट बना दिया, बीओपी करंट अकाउंट। अब यहां पर आपको ध्यान ये देना है, देखिए बहुत से बच्चे बस ये लिख के आ जाएंगे बीओपी करंट अकाउंट, नहीं, आपको कुछ भी पूछा जा रहा है मेक श्योर यू गिव द रीजन। कई बार ऐसा होता है ना कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बट आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिले हैं। वाई इट इज सो, इट इज बिकॉज आपने प्रॉपर रीजनिंग पार्ट पे इंसिस्ट नहीं किया आंसर्स लिखते टाइम, आप रीजन ही नहीं देते हो, आप सिर्फ बस ये लिख के आ जाते हो हाँ इसको बीओपी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, जबकि ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको रीजनिंग भी देनी पड़ेगी यहाँ पर। तो देखिए आप इसे कैसे लिखेंगे, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी will be recorded under BOP current account. Why? Because ये आ गया रीजन आपका, it does not affect the assets and liabilities of the domestic country. ओके तो ये आपने एक पॉइंट दे दिया इसका, नंबर 1 पॉइंट, कि आप इसे बीओपी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाले हैं, सपोर्टेड विद द रीजन इन द एक्सप्लेनेशन। ओके, अब बेटा अब हमारा दूसरा पॉइंट कौन सा बनने वाला है कि कौन सी साइड पर इसे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर। देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं मशीनरी का। जब हम इंडियंस इंपोर्ट कर रहे हैं तो वी विल डू द पेमेंट, राइट। जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, द रिजल्ट विल बी कि हमारी कंट्री से जो फॉरेन एक्सचेंज है दैट will outflow to the foreign countries, right? So there will be outflow of foreign exchange, और मैंने आपको अभी बताया जब भी outflow होता है foreign exchange का that is recorded under debit side. So यहाँ पर मैं इसका heading दूंगी सब पॉइंट की डेबिट साइड,
ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी will be recorded on the debit side of, अब सिंपल आप यहां पे बीओपी अकाउंट नहीं लिखेंगे, बीओपी करंट अकाउंट, बीओपी करंट अकाउंट। अब यहां पर भी रीजन देना है मैम, यस बेटा डेफिनेटली रीजन देना है। ठीक है, तो रीजन क्या हो गया, बिकॉज इट विल लीड टू outflow of foreign exchange from the country, outflow of foreign exchange, or you can say forex, from domestic country, domestic country। ओके, तो इस तरीके से आपने इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे पार्ट की। Now moving on to the next part of this question, that is loan taken from foreign government। foreign government से इंडियन गवर्नमेंट ने लोन लिया, तो बताइए कि इसे हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, बीओपी अकाउंट में, या इसको कैसे पूछ सकते थे वो, बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, वन एंड द सेम थिंग, लोन टेकन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। तो चलिए देखिए बेटा, यहां पर क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोन ले रही है, तो लाइबिलिटी डोमेस्टिक कंट्री की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जिससे हमारी डोमेस्टिक कंट्री की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अफेक्ट हो, तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हम उसे रिकॉर्ड करते हैं बीओपी कैपिटल अकाउंट में। तो आप इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बीओपी कैपिटल अकाउंट में। और रीजन क्या देंगे हम, रीजन ये देंगे कि लोन टेकन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट विल बी रिकॉर्डेड अंडर बीओपी कैपिटल अकाउंट बिकॉज इट विल इंक्रीज द लाइबिलिटीज ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री। ठीक है, इसीलिए इसको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, बीओपी कैपिटल अकाउंट में। दूसरा, अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से साइड पर मैम इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बेटा देखिए, लोन जब हम ले रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है ना, हम मनी रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम फॉरेनर्स, तो हमारे इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, एंड वी नो दैट जब भी इनफ्लो होता है तो हम उसे कहां रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी में, राइट। तो आप इसे क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और रीजन क्या दे देंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द डोमेस्टिक कंट्री। तो यहां पर तो बच्चों हमने खत्म कर दिया अब टाइप 1 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा टाइप 1 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये टाइप 1 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए या नहीं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे टाइप 2 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइप 2 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, इफेक्ट पूछा जाएगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट पर एंड वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी पर क्या इफेक्ट होता है कुछ ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। शो द इफेक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी। ठीक है, हमें बताना है कि इन चीजों से क्या इफेक्ट होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट का एंड वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी पर। तो सबसे पहला पॉइंट है, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड राइजेस। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो बताइए कि इससे फॉरेन एक्सचेंज रेट पर एंड वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी पर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो देखिए बेटा, इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या है, टैक्स जो इंपोर्ट ऑफ गोल्ड के ऊपर लगता है, राइट। अब जब टैक्स बढ़ गया है जो गोल्ड के इंपोर्ट के ऊपर लग रहा है, तो डेफिनेटली हम इंपोर्ट ऑफ गोल्ड क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि अब गोल्ड हमारे लिए इंपोर्ट करना क्या हो रहा है, एक्सपेंसिव हो रहा है। तो इंपोर्ट ऑफ गोल्ड हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, राइट। अब क्योंकि हम इंपोर्ट ऑफ गोल्ड कम कर रहे हैं, तो हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज
डिक्रीजेस। देखिए हमें पता है हम डिमांड कब करते हैं इंडियंस फॉरेन एक्सचेंज की, हम इंडियंस तब डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की जब हमें फॉरेन कंट्रीज से कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना है, क्योंकि हमें पेमेंट उन्हें फॉरेन एक्सचेंज में देनी पड़ती है, राइट। तो बेटा इसलिए जब हम इंपोर्ट ऑफ गोल्ड ही कम करेंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। एंड वी नो दैट कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, वो डिसाइड किया जाता है बाय कंसीडरिंग द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड कंसीडरिंग द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो चलिए देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा। देखिए बेटा, दिस इज द पैनल, this is the origin, this is the y-axis, this is the x-axis. On y-axis we label value of dollar in terms of Indian currency, in terms of Indian currency या आप रुपीस भी बोल सकते हैं। And on x-axis we label quantity of US dollar, ठीक है। अब मैं इसका डायग्राम बना रही हूं, बहुत अच्छे से देखना बेटा। हियर इज द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हियर इज द सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जैसे इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड करते थे ना हम क्लास 11 में, ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है जहां पर डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करती हैं। ये रहा ये पॉइंट जहां पर ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि कट कर रही हैं एक दूसरे को, तो यहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर बेटा हमें जो फॉरेन एक्सचेंज रेट मिल रहा है वो ये है, यहां पर हमेशा $1 आएगा, यहां पर हम R कर देंगे। तो यानी कि अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है $1 इज इक्वल टू रुपीज OR, है ना। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है $1 रिसीव करने के लिए, $1 परचेज करने के लिए हमें इतना OR इंडियन रुपी देना होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो सिचुएशन है ये बेटा इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड इंक्रीज होने से पहले की सिचुएशन है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड तो इंक्रीज हो गई, राइज हो गई, राइट। तो इससे क्या हुआ, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज हो गई, है ना। अब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और हमें पता है बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट कि जब भी डिमांड किसी चीज की कम होती है, ठीक है, तो उसकी डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो यहां पर भी कुछ यही होगा। न्यू डिमांड कर्व मैं बनाती हूँ बच्चों, देखो ये मेरी ओरिजिनल डिमांड कर्व थी, यानी कि बिफोर चेंज वाली। अब क्या होगी, अब न्यू डिमांड कर्व आ गई। न्यू डिमांड कर्व को मैं न्यू नेम भी दूंगी D', राइट। लेकिन सप्लाई पर कुछ इफेक्ट पड़ा क्या फॉरेन एक्सचेंज के, नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा फैक्टर ही नहीं था कि सप्लाई पर इफेक्ट पड़े, राइट। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉर गोल्ड डिक्रीज होगी, इसीलिए डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज होगा, बट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पे कोई इफेक्ट नहीं आया। सो सप्लाई कर्व तो वही सेम रहेगी, दैट इज SS, बट जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, और न्यू डिमांड कर्व का मैंने नेम क्या कर दिया बेटा, D', ओके। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि न्यू फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या आ रहा है। तो देखिए न्यू फॉरेन एक्सचेंज रेट यहां पर आ रहा है, इस पॉइंट पर, पॉइंट E', ठीक है, जहां पर न्यू डिमांड कर्व दैट इज D' एंड ओल्ड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज S'। तो अब देखते हैं बेटा न्यू डिमांड कर्व और न्यू सप्लाई कर्व जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। तो देखिए ये है फॉरेन एक्सचेंज रेट, यहां पर आपको हमेशा $1 लिखना है, हमेशा $1 लिखेंगे, कहां पर, एक्स एक्सिस पर, हमेशा $1। और यहां पर क्या आ गया, OR', ठीक है। तो अब न्यू फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, वो है $1 इज इक्वल टू रुपीज OR'। तो अब आप इससे क्या समझ रहे हैं, आप ये समझे बेटा कि पहले आप $1 को खरीदने के लिए OR इंडियन रुपी दे रहे थे, अब वही सेम $1 को खरीदने के लिए आपको OR' इंडियन रुपी देना है। तो अब आप देखिए पहले आप OR दे रहे थे, ठीक है, $1 को खरीदने के लिए, अब आपको OR' इतना पैसा देना है $1 को खरीदने के लिए। तो आप देखिए कि हमें हमारी इंडियन करेंसी कम देनी पड़ रही है सेम चीज को खरीदने के लिए, दैट इज $1। इसका मतलब है कि हमारे पास जो चीज है उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तभी तो कम देकर आप सेम चीज अब परचेज कर पा रहे हो उससे, राइट।
कम इंडियन रुपी अब दे रहे हैं, तो ले हम क्या रहे हैं, ले हम $1 ही रहे हैं, राइट। तो यहां पर एप्रिसिएशन हो गया है इंडियन करेंसी का, क्योंकि अब हमें इंडियन करेंसी कम देनी पड़ रही है टू परचेज $1, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू OR था, आप देखिए OR यहां पर था, OR डैश यहां पर है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट तो डिक्रीज हो गया है, लेकिन वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी क्या हो गई है, एप्रिशिएट। फॉरेन एक्सचेंज रेट decreases, okay, but value of Indian currency appreciate, so there is appreciation of Indian currency okay। सो टिल नाउ स्टूडेंट्स हमने पार्ट 1 ऑफ टाइप 2 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर लिया। अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए देखते हैं। विजिट टू फॉरेन कंट्रीज बाय इंडियंस फॉर साइट सीइंग इज ऑन राइज। तो क्या बोल रहे हैं कि जो इंडियंस है ये फॉरेन ट्रिप्स के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पर चीज़ें देखने के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं, फॉरेन टूर्स कर रहे हैं इंडियंस। तो बताइए कि इसका इफेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या होगा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इससे, एंड वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि देयर विल बी एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। तो चलिए देखते हैं। देखिए बेटा, जब हम इंडियंस फॉरेन कंट्रीज करने के लिए जाएंगे, फॉरेन टूर्स जाएंगे, तो क्या होगा, तो हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे, राइट। सो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस केस में डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस, ठीक है। समझिए इस बात को अच्छे से। देखिए, अगर मुझे कनाडा जाना है, कनाडा में रुपी नहीं चलेगा, है ना, वहां पर कनाडा की करेंसी चलेगी, मैं वहां कनाडा में रहूंगी, तो इंडियन रुपी तो कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा मुझे वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज देने के लिए, राइट। तो मुझे कनाडा की करेंसी लेकर ही वहां जाना होगा, ठीक है। तो ये होता है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए जब आप दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल करने के लिए जाते हो, तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जब इंडियंस फॉरेन टूर्स करते हैं। तो जब डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगी तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देयर विल बी राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट। तो चलिए अब डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। देखिए, सबसे पहले हम पैनल बनाएंगे। Here's a panel, here's the origin, here's the y-axis, here's the x-axis. अब यहां पर हम लेबल करेंगे क्वांटिटी ऑफ US डॉलर, क्वांटिटी ऑफ US डॉलर, और यहां पर हम करेंगे यहां, और y-axis पे हम लेबल करेंगे वैल्यू ऑफ डॉलर, वैल्यू ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ इंडियन करेंसी दैट इज रुपी, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है, ओरिजिनल फॉरेन एक्सचेंज रेट बना लेना। तो हियर्स द डिमांड कर्व, ओरिजिनल डिमांड कर्व DD, एंड हियर्स द ओरिजिनल सप्लाई कर्व SS। हियर्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज which is denoted by point E, okay, and here's the original foreign exchange rate, $1 is equal to OR इंडियन रूपी, राइट। दिस इज $1 इज इक्वल टू OR इंडियन रूपी। तो अभी हमने देखा कि राइटवर्ड शिफ्ट होगी डिमांड कर्व में, राइट। सो लेट सपोज ये आ गई आपकी न्यू डिमांड कर्व D', बट सप्लाई में तो कोई चेंज नहीं होगा, राइट। तो न्यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, जहां पर न्यू डिमांड कर्व एंड ओल्ड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये हो गया बेटा E', ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे हमारा न्यू फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो न्यू फॉरेन एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू OR' इंडियन रूपी। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट तो इंक्रीज हो गया है, लेकिन डेप्रिसिएशन हुआ है इंडियन करेंसी का। तो इफेक्ट ये आ रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट increases in this case,
and secondly there will be depreciation of Indian currency, depreciation of Indian currency or you can say depreciation of rupee. ठीक है, तो यहां पर गाइस अब आप यहां पे समझिए कि डेप्रिसिएशन का पता कैसे लगा. देखिए पहले आप $1 के लिए OR रुपीज दे रहे थे, राइट. अब आप $1 के लिए OR डैश रुपीज दे रहे हो, ठीक है. और आप देख सकते हो OR डैश ग्रेटर है देन OR, मतलब पहले आप $1 को खरीदने के लिए कम पैसे दे रहे थे अपने, अब आप $1 को खरीदने के लिए ज्यादा इंडियन रुपी दे रहे हो, तो मतलब हमारे पास जो चीज है उसकी वैल्यू तो कम हुई ना, तो इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई. जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज था, अब $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज हो गया. तो मतलब पहले आप $1 को परचेज करने के लिए 50 रुपीज दे रहे थे, अब आप $1 को परचेज करने के लिए 60 रुपीज दे रहे हो. पहले 50 रुपीज दे रहे थे, आप 60 रुपीज दे रहे हो, लेकिन परचेज क्या कर रहे हो, वही सेम चीज, दैट इज $1, राइट. तो मतलब अब मैं 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे रही हूँ सेम चीज को खरीदने के लिए, यानी कि मैं जो चीज दे रही हूँ उसकी वैल्यू क्या है, कम है. ठीक है, तो देयर इज डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी. सो आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हुआ होगा. हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये जो वीडियो है और जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, क्या आपको समझ में आ गए ठीक से या नहीं. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करेगी. और यहाँ पर गाइज आप प्लीज हमें अपनी रिक्वायरमेंट जरूर बताएं अपने कमेंट सेक्शन में कि आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाह रहे हैं, ताकि हम अकॉर्डिंगली वीडियोस लेकर आपके सामने आए, क्योंकि हमारा पर्पस है सिर्फ आपकी सेटिस्फैक्शन. तो यहाँ पर गाइज सेशन को एंड करते हुए विद द होप दैट यू लाइक दिस सेशन, एंड मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में विद अनदर यूजफुल कंटेंट. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम.